दिस इंटीग्रेटेड रेट लॉ। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितने भी अब न्यूमेरिकल्स है ना आपके, वो सारे के सारे आपके बेस्ड हैं इसी के ऊपर। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कहते हैं। इंटीग्रेट हम जनरली करते कब है, मुझे बताओ, किसी भी चीज को हम इंटीग्रेट कब करते हैं? टेल मी, कब आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हो? जब लीनियर कोई रेट ना हो। और आसान भाषा में बताओ, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए? चीजों को तोड़ने के लिए। चीजों को तोड़ने के लिए? उल्टा नहीं बोल दिया आपने? छोटी छोटी चीजों को जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हो इंटीग्रेशन। हिंदी में मतलब होता है इंटीग्रेशन का जोड़ना, जुड़त्व। इंटीग्रेट, सबको देश में इंटीग्रेशन चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी वर्ड से आता है कि जो हम दाएं बाएं सेक्ट्स और रिलीजन्स के नाम पे डिवाइड हुए हैं, नेशन एक ऐसा क्या कहते हैं फीलिंग होती है जो सबको इंटीग्रेट करती है। तो ऐसे ही इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब क्या होता है, या इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंटीग्रेट करती है, ये इक्वेशन होती क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। देखो अभी तक हम जो भी स्टडी कर रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग डिफरेंशियल फंक्शन की फॉर्म में स्टडी कर रहे थे। डिफरेंशियल मतलब चेंज को स्टडी कर रहे थे, और चेंज मतलब चेंज भी कैसा चेंज था, स्मॉल चेंज था। अगर चेंज स्मॉल होगा तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या आप पूरे सिस्टम को स्टडी कर पाएंगे? अगर आप किसी छोटी बॉडी को स्टडी कर रहे हो लेकिन आपको जो रेट जो निकालना है वो तो पूरी सिस्टम का निकालना है, पूरी बॉडी का निकालना है ना रेट। तो एक छोटे से पार्ट को स्टडी करने से काम होने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या निकालूंगा, पूरे सिस्टम का जो डिफरेंशियल रेट है उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट करने पे अब मेरे पास पूरे सिस्टम का रेट डिफाइन करने के लिए आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन द एंटायर रेट, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों को सभी को मैंने इंक्लूड कर लिया और पूरे सिस्टम को बना लिया है, और अब मैं पूरे सिस्टम की टर्म्स में रेट को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसे सबसे पहला जो इसके अंदर रेट निकल के आता है जिसको हमें स्टडी करना है वो आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, बहुत ध्यान से समझना, आसान कहानी है, टफ नहीं है, ठीक है। कहता है जनरली आपके हिसाब से कोई भी चीज का रेट जीरो कब होगा, सोच के बताओ, कोई भी चीज का रेट जीरो कब होगा? अरे कोई भी चीज का, किसी भी इक्वेशन का जो रेट आ रहा है वो जीरो ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा? वो कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो भी रेट हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, वो जीरो ऑर्डर है। कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा पॉसिबल है क्या? कौन सी रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है ये मैं डिसाइड करूंगा और बताऊंगा कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर कौन सी होती है। अभी के लिए हम ये समझ गए कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो रेट लॉ लिखा हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, उसमें रेट इज इक्वल्स टू के, जो भी रिएक्टेंट रहा होगा उसकी पावर कितनी है, जीरो। अगर इसकी पावर जीरो है तो सिंपली रेट शुड बी इक्वल टू के। मेरी बात समझ आ गई? रेट इक्वल टू क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन 1। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। अब मैं एक एग्जांपल से पूरी आपको डेरिवेशन समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। मान लीजिए एक रिएक्शन है A इज टू प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन है A इज टू प्रोडक्ट। अगर मैं इस रिएक्शन का जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये जीरो ऑर्डर फॉलो कर रही है, तो रेट इज इक्वल्स टू के, A की पावर क्या हो गई, जीरो, तो रेट इज इक्वल टू कितना आ गया, के। इक्वेशन नंबर 1। एम आई क्लियर टू ऑल? ओके। और इसी इक्वेशन का एक और भी तरीका था रेट निकालने का जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था। रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। कितने लोगों को ये भी समझ आ गया? याद है नहीं? यस सर, याद है। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और स्मॉल चेंज को मैथमेटिकली हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट वुड बिकम माइनस डी ए अपॉन डी टी। एम आई क्लियर टू ऑल? Am I clear to all? Minus d upon dt.
जल्दी बोलिए। Yes, sir. कितने लोगों को माइनस dA/dt समझ आ गया? आर की एक और वैल्यू। Yes. अब ये मान लीजिए स्मॉल इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा स्मॉल इक्वेशन 1। अगर दोनों कंपेयर कर दो तो बताओ क्या सामने आया? कंपेयरिंग, दोनों कंपेयर किया, बताओ क्या निकल के आया? जल्दी बोलो। K is Delta. equals to माइनस dA/dt, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Am I clear to all? अब ये Yes. छोटा, ये जो स्टडी कर रहा हूं ना मैं, एक छोटे से सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो क्या निकालना है? मुझे पूरे सिस्टम को निकालना है। तो मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, K dt is equals to माइनस dA। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि छोटा सिस्टम है ये, इसको मैं पूरे को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये बन गया K इंटीग्रेशन में dt, लिमिट कहां से कहां तक? 0 to t, इक्वल्स टू माइनस dA, लिमिट कहां से कहां? A0 से A तक। ठीक है। अब dt जो है एक इंटीग्रेशन, किसी भी छोटी चीज का, ये याद रख लेना बायो वाला स्टूडेंट खासकर, किसी भी छोटी चीज की इंटीग्रेशन हमेशा होती है उसकी बड़ी चीज। तो अगर dt एक छोटी चीज है तो बताओ बड़ी चीज क्या हो गई? t। अगर dw स्मॉल वर्क डन है तो बताओ बड़ा वर्क डन क्या हो गया? w। अगर dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो बताओ बड़ी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? x। ऐसे ही dt स्मॉल इंटीग्रेशन है, स्मॉल फंक्शन है हमारा, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई? t। ये होता है जीरो लोअर लिमिट, मतलब जो नीचे लिखा होता है वो लोअर लिमिट और ऊपर होता है अपर लिमिट। यहाँ माइनस का माइनस, ds स्मॉल चेंज है, बताओ कंप्लीट चेंज क्या हो जाएगा? a। लिमिट कहां से कहां तक? A0 से a। अब फॉर्मूला कहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने क्या किया? मैंने पुट कर दिया kt माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस a में क्या कर दिया? अपर लिमिट इज a माइनस A0। ये कितना बन गया? kt इक्वल टू साइन चेंज कर दो, ये बन गया A0 माइनस a। कितने लोगों को बात समझ आ गई? kt इज इक्वल्स टू A0 माइनस a। जल्दी बोलिए। Yes. kt Yes, sir. टू A0 माइनस a। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। सर A0 और A क्या है? अभी बताऊंगा क्या होता है A0 और a। अभी ये यहाँ तक समझ आ गया आपको? हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू निकालूं तो k क्या निकल के आ रहा है आपका? A0 माइनस a अपॉन t। जल्दी बोलो हाँ या ना? वेयर Yes, sir. A0 is initial concentration and a is the final concentration. Am I clear to all? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं आपसे पूछूं एक Yes, छोटी सी sir. बात, मेरे छोटे से क्वेश्चन का आंसर जवाब देना। बताओ A0 माइनस a अपॉन t को मैं क्या लिख सकता हूँ? Delta A upon T. नहीं, A0 माइनस a अपॉन t बेसिकली है क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज रेट ऑफ इक्वेशन। Rate of equation. क्या k r के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? Yes. RS. और यही तो था जीरो ऑर्डर रेट लॉ। तो पहले भी मैं रखा। क्या कह रही बेटा? पहले भी तो, हाँ पहले। ये मैंने खाली समझा के कि लास्ट में भी हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो यही चीज कंफर्म कर रहा है कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर जो रेट लॉ है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पर। एम आई क्लियर टू ऑल? सर एक एग्जांपल भी दे दो। आइए बताऊंगा पहले एग्जांपल, पहले डेरिवेशन क्लियर हुई हाँ या ना? यस सर क्लियर है। Yes, sir. Yes. विधि तुम्हें समझ आ गया? विधि यू आर आस्किंग A0 और a क्या है, समझ आ गया बेटे? Yes, sir. ठीक है। तो आपने पूछा सर इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या कोई एग्जाम्पल है? उससे पहले एक चीज और समझ लो आप लोग। एग्जाम्पल बताने से पहले इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है? कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाए। ओके, तो आप क्या नोटिस करते हैं? कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ के टर्म्स में लगातार जो आपकी स्लोप है वो नीचे की तरफ आ रही है।
अरे नेगेटिव स्लोप है तो कह दूं k इज इक्वल्स टू नेगेटिव स्लोप, हाँ या ना? ये क्या है बेसिकली R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो ये तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही, हाँ या ना? कह रहा R नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर दिया है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। दिस इज R नॉट और टाइम के बीच में आप क्या नोटिस कर रहे हो कि लाइन कैसी बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जिसकी स्लोप कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, जो सिंपली शो कर रहा है कि अगर ये डिपेंड करता होता टाइम के साथ कंसंट्रेशन के ऊपर, तो या तो ग्राफ पैरेलल होता जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, या ग्राफ कहाँ निकल जाता, या टाइम के साथ में ऊपर जाता, या कहीं कुछ इंक्रीमेंट होता। यहाँ तो टाइम के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा, स्लोप क्या जा रही है उसकी, नेगेटिव जा रही है। और स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या होता है किसी भी ग्राफ में, अगर ये ग्राफ नीचे आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, कि टाइम के बढ़ने के बावजूद कंसंट्रेशन घट रही है, ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब टाइम के बढ़ने के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन पे जाना चाहिए था हमें, हमारी तो वहीं की वहीं है कंसंट्रेशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये देखो R ऊपर की तरफ, R इज फाइनल कंसंट्रेशन, R नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारा R नॉट जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा टाइम के ऊपर किसी भी तरीके से। इसका मतलब जो इक्वेशन बन रही है जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट। कैसे कैसे समझाता हूं आपको मैं छोटे से एग्जांपल से। मान लो अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, कोविड के जो सेकंड वेव चल रही है इसमें बहुत ज्यादा जो है मास डिस्ट्रक्शन कॉज किया इसने, लेकिन अब धीरे धीरे रेट से कम होना शुरू हो गया। अब एक दिन स्कूल वालों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया बोर्ड एग्जाम होंगे, सब बच्चे डर गए कि भैया बोर्ड एग्जाम है, सेंटर प्रोवाइड कर दिए गए, बहुत सारी भीड़ खड़ी है बाहर, ठीक है ना, कई 100 बच्चे बाहर खड़े हुए हमारे, ठीक। अगर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे स्कूल ने एक थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने कहा ऐसा है नॉर्म्स भी फॉलो करने हैं और एग्जाम भी लेना है। तो स्कूल ने क्या किया, एक बना दिया सैनिटाइजेशन चैम्बर स्कूल गेट पर ही, ठीक है, और कहा कि इस सैनिटाइजेशन चैम्बर से होते हुए ही आपके स्कूल में एंट्री है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, यहाँ पे अगर मान लो 1000 बच्चे खड़े हैं, बताओ यहाँ पे एक बार में कितने बच्चे एंटर होंगे? एक। वेरी गुड, कितने लोगों को ये बेसिक बात समझ आ गई? 1000 बच्चे होने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस चैम्बर के ऊपर। अगर इस चैम्बर ने 2 गेट लगा दिए होते तो आप बताओ कितना प्रोडक्ट बनता? 2। वेरी गुड, 2। सेम कहानी, अब ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, जो इस रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एक टर्म पर जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कितनों को अपने साथ या अपने में से अलाउ कर रहा है, पास होने दे रहा है, वही रिएक्टेंट आगे आगे जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। जो कैटलिस्ट अपने अंदर से अपने पास अपने साथ रिएक्टेंट को जोड़ ही नहीं रहे, रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दे रहे, वो रिएक्टेंट होने के बावजूद भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? यस। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। एक प्रोसेस पढ़ी थी हम लोगों ने, हेबर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 gives 2NH3, सही है। इसमें हमने यूज कर लिया निकल और पैलेडियम, इस्तेमाल किया एज अ कैटलिस्ट। बताओ ये रिएक्शन कैसी दिखाई दे रही है आपको? इज इट 4th ऑर्डर, 1st ऑर्डर, 2nd ऑर्डर, 0 ऑर्डर? क्या कह के आओगे आप लोग? आपको क्या एक्सपेक्ट हो रहा है, कैसी रिएक्शन होगी? 4000। 4000 4th ऑर्डर आएगा इसका? से एक्सपेक्ट तो करेंगे बट एक्चुअली में 0 ऑर्डर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जो दिख रहा है ना वो तो 4th ऑर्डर दिख रहा है हमको, और आप गलत नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपको तो जो रेट लॉ या ऑर्डर निकालते हो वो रिएक्शन को देख के जज करते हो।
लेकिन रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे हिंट दे दी हुई है आपको, और वो हिंट दी है कि इस रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट दे दिया है। और कैटलिस्ट कौन है बच्चों, याद रखना हमेशा, कैटलिस्ट आपका वो सैनिटाइजेशन चैम्बर है जो रिएक्टेंट कितना भी क्यों ना हो, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज जो पढ़ेंगे अभी आप लोग फिर चैप्टर के अंदर, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, शेप सेलेक्टिविटी, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, वो डिपेंड नहीं करता कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर मतलब जिस भी रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हो रहा है उसका ऑर्डर 0 हो जाता है। हाँ, जितनी भी रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट यूज किया हो और उसका मैकेनिज्म ना दिया हो, तो आप तो देखो जो लिखा हुआ है आप वही लिख कर आओगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी रिएक्शंस हमेशा हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रिएक्शन क्या होती हैं, 0 ऑर्डर होती है, बिकॉज कैटलिस्ट जो होता है वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, मतलब कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको आइडिया मिला है एक बार 0 ऑर्डर का? हाँ या ना? जल्दी बोलिए बच्चों, एम आई क्लियर, हाँ या ना? लास्ट वाली बात Yes, समझ sir. नहीं आई कि सर वो क्यों नहीं डिपेंड करता, मतलब क्या कह रही हो, फिर से बोलो एक बार। सर वो वाली बात समझ नहीं आई कि कंसंट्रेशन भी क्यों नहीं डिपेंड करता। अभी भी नहीं समझी बात? आप तो एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। आप शॉपिंग मॉल में जाती हो, शॉपिंग मॉल में ऐसे एक विंडो बनी होती है जिसमें एक छोटा सा होल रखा हुआ होता है, और आपको, या फिर होल नहीं, उसको पूरा प्लास्टिक का ये कवर किया हुआ है, अंदर बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। अब सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं, वो कहता है कि आपको यहाँ पर एक लीवर दे देता है, और उस लीवर की हेल्प से एक अंदर एक क्रेन टाइप है जिससे आप सॉफ्ट टॉयज ले सकते हैं। ठीक है, आपको उठा के उसे काउंटर तक यहाँ तक लाना है और यहाँ के बाद उसे बाहर निकालना है। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देना बेटे, आप कितने सॉफ्ट टॉयज निकाल पाओगे, क्योंकि ये जो छेदन है इसमें सिर्फ एक ही टॉय बाहर निकल सकता है। आप मुझे बताओ आप कितने टॉयज को, क्या कहा आंसर सर आपने? एक ही निकाल पाएंगे, बहुत बढ़िया। क्यों? आपके पास टॉयज तो बहुत सारे थे। होल एक ही है। ये रिएक्टेंट है, हाँ या ना? और होल क्या बिहेव कर रहा है बेसिकली? एज अ कैटलिस्ट। आपके पास बाहर क्या निकलेगा? एक ही प्रोडक्ट। तो क्या ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली एक रिएक्शन ही तो है ओवरऑल, इस रिएक्शन का रेट क्या टॉयज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है बेटे? कैटलिस्ट पे। बहुत बढ़िया, समझ आ गई मेरी बात? सर हम ऐसे भी कह सकते हैं जो कैटलिस्ट है वो हमें रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर देता है। हाँ, क्या कह रही बेटा? जो कैटलिस्ट है वो हमारे रिएक्शन पे रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर देता है प्रोडक्ट यस यस यस, बनने के लिए। सभी को क्लियर हो गई ये प्रोसेस? जल्दी बोलिए, सभी को क्लियर है, हाँ या ना? ओके, यस अब आ जाइए 0 ऑर्डर के बाद, यही चीज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर से पहली चीज क्या समझ गए आप लोग? फर्स्ट ऑर्डर बोलते ही पहली चीज क्या समझ आई आपको? जल्दी बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या? सर मतलब दो में से किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, दोनों पे नहीं है। जो जरूरी नहीं दो ही हो सकता है एक ही रिएक्टेंट हो, तो A इज टू प्रोडक्ट, है ना? A इज टू प्रोडक्ट है, तो मैंने क्या किया, लिखा रेट इज इक्वल्स टू के A की पावर 1, हाँ या ना? यस सही है। तो रेट इक्वल्स टू के A की पावर 1 फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और दूसरा रेट आपको आता है निकालना, रेट इज इक्वल्स टू माइनस DA अपॉन DT। ये कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी बोलिएगा। यस सर। यस दोनों कंपेयर कर दूं? कंपेयर की तो क्या बनी इक्वेशन?
माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू के ए। कितने लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया माइनस डी ए बाय ए इज इक्वल्स टू के डी टी। अब इसे छोटी सी इंटीग्रेशन, इधर डिफरेंशियल फंक्शन है, इसे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आपने क्या किया? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये क्या बन जाएगा? लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक? ए नॉट से लेकर ए तक। जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिनके पास बायो है, वो याद रखिएगा dx अपॉन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है log x। सर के हाँ। ए डी टी नहीं हो, ओके ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है? हाँ dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो ये क्या बन गया हमारा? माइनस log a, और इसकी वो क्या बन गई? a नॉट से a इक्वल्स टू के, पूरे को मैं ऐसे माइनस को बाहर रहने दिया, इक्वल्स टू के डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? t। लिमिट कहां से कहां तक? 0 टू t। अब आप समझिएगा आगे जरा, log वो पुट कर दीजिए, इसके अंदर लिमिट पुट कीजिए, इट वुड बी log a माइनस log a नॉट, और बाहर क्या चल रहा है? ओवरऑल माइनस का साइन चल रहा है। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? हाँ है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आई हैव जस्ट यूज्ड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो ln मैंने लिखा है ना, जो बच्चे बायो वाले वो ध्यान समझिएगा, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ln इज नेचुरल लॉग, और ln को जब कन्वर्ट करते हैं log बेस 10 में, log बेस 10 में तो एक वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि एक ln बराबर है 2.303 log बेस 10 के। तो ये बात याद रखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट याद करना है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, log के अंदर अगर दो चीज माइनस में, यानी कि log a माइनस log b, तो दैट इज इक्वल टू log a अपॉन b होता है। याद रहेगा? क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को? हाँ या ना? यस आप ये जो माइनस है पहले से अंदर ले आओ, तो बताओ क्या बन गया? ये बन गया log a नॉट माइनस log a इज इक्वल्स टू kt। अब मैंने क्या किया? मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी, ये बन गया log a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt। अब मैंने क्या किया? इस ln को log बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो ये वैल्यू क्या लिख दी मैंने इसकी? 2.303 log बेस 10 a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt, और यहाँ से k की वैल्यू निकाल दी आपने, तो k का फॉर्मूला आ गया k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? क्या पूरी डायरेक्शन समझ आ गई है आप लोग को? जल्दी से बोलिए। यस किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज पूछिए मुझसे एक बार। जल्दी बोलिए। एम आई क्लियर टू ऑल? ये डेरिवेशन sir. सबको समझ आ गई? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है?